तो 16th को आरवी के एग्ज़ाम के बाद वो एकदम शाटर हुआ। फिर वही उसके बाद एक दिन छोड़ के एग्ज़ाम थे ना, फिर वापस तो वो देता रहा वो एग्ज़ाम्स। हाँ वो देता रहा। उसको पढ़ाई से नहीं भागता था, वो एग्ज़ाम देने से कभी भी नहीं भागता था। बट वो कुछ ऐसा हुआ 24 को इसका एग्ज़ाम था वापस, नहीं 25 को था, 25 को, सब्जेक्ट मुझे ध्यान नहीं है एकदम जी 25 को उसका वापस एग्ज़ाम था। अच्छा, इसके साथ साथ हुआ क्या था कि मैंने स्कूल को बाय ईमेल सितंबर में सारी इंसिडेंट्स, सारी बातें रिपोर्ट कर दी थी कि मेरे बच्चे को किस किस ने क्या किया और क्या क्या हुआ उसके साथ, एंड यू टेक एन एक्शन। अब क्या होता है, वही वाली बात, जब आप आवाज़ उठाते हो ना तो आप दुश्मन हो जाते हो, और जब आप खुद ही वहाँ वर्किंग हो तो आपको किस किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और जब लोगों को पता होता है कि आपको जॉब की भी नीड है, पापा मेरे डायलिसिस पेशेंट, मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो जब दो लोगों को पता होता है ना आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो आपका फ़ायदा उठाते हैं। और वो टाइम ऐसा था कि बिल्कुल आप लॉकडाउन से ना, खुला था लॉकडाउन बिल्कुल, जब वापस सेकंड सेमेस्टर हो रहा था, चीज़ें अभी नॉर्मल धीरे धीरे हो रही थी। मैंने बहुत स्कूल्स में रिज्यूम डाले हुए थे जॉब के लिए, कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही थी, मुझे यहाँ नहीं रहना था। और बेटे और मेरे में भी ये बात हो गई थी कि 10th के बाद ये एग्ज़ाम लास्ट है, हम इसके बाद छोड़ देंगे स्कूल, तू भी नहीं रहेगा और मम्मा भी नहीं रहेगी। मैंने तो खैर इसको बोला था, बेटा तू ना 10th छोड़ देते हैं बेटा, ड्रॉप इट इन बिटवीन, आई वांट यू टू बी लाइव, यू टू बी हेल्दी, आई डोंट वांट ये स्कूल ये स्टडी तेरे लिए, तू बिल्कुल रेस्ट कर, आराम कर। कहते नहीं मम्मा, अभी से मैं बड़ा बड़ा दिखता हूँ, दाढ़ी आ रही है, मैं और बड़ा दिखूँगा, और मेरे को ना अब्रॉड जाना है, मैं और लेट हो जाऊँगा ना जाने में। मुझे क्या पता था अब्रॉड नहीं, वो तो कहीं चला जाएगा। इंसान सोचता क्या और होता क्या है। सो 24 को कुछ ऐसा था कि अपसेट तो ये दिख रहा था 2-3 दिन से, बट जैसे एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है, बच्चे थोड़े बहुत होते हैं, उतना वाला ही लग रहा था, ऐसा कुछ ओवर नहीं। बट इसके दोस्तों ने बाद में बताया, आंटी हमारे साथ रो रहा था वो बैठ के, 2-3 दिन रोया है वो बाहर बैठ के हमारे साथ, कि उन लड़कों ने उसको बहुत तंग किया है, और स्कूल टीचर और वो सब भी बहुत तंग कर रहे हैं इसको, हमें बताया था। इवन वो बच्चे जो परेशान कर रहे थे वो भी उसको अभी भी परेशान कर रहे थे। हाँ, इन एग्ज़ाम डेज में ही इसको वॉशरूम में वापस से इन्होंने कुछ किया है, कहा है, क्या हुआ है, अगले दिन मेरा बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में। He chose to jump from that 15th floor rather than surviving. उसको जाना आसान लगा rather इस दुनिया को झेलना। तो 24 फरवरी को एग्जैक्टली हुआ क्या? नॉर्मली वो उठा, उसका छुट्टी थी, मैं स्कूल गई थी, ठीक है। नॉर्मली वो तब उठा, मैंने उसको बोला नाश्ता रखा है, कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन जैसे नॉर्मल होता है। उससे एक दिन पहले भी 2 दिन पहले भी वॉल पेंट कर रहा है, मैंने आपको बताया, गाने गा रहा है, सब कर रहा है। वो फ्रेंड्स बता रहे थे कि उसने हमसे शेयर किया था, वो स्कूल की वजह से बहुत परेशान है, उन लड़कों की वजह से बहुत परेशान है। 24 को उसने उनको बताया था, ठीक है। फिर कैट, उसके पास कैट भी थी, कैट को लेके घुमा रहा था। मैं शाम को आई 6 बजे, जैसे 6 बजे मैं कुछ दिन लेट आई थी स्कूल से, तो लेट आने के बाद में मुझे ना, एक्चुअली मेरे पापा मम्मी ना बीच में, अब जैसे हम अलग रह रहे थे, तो पापा मम्मी अलग रहते थे, तो पापा मम्मी और मेरे घर में ना 40 मिनट्स का डिस्टेंस है जी, और ट्रैफिक की हो जाए तो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो पापा मम्मी आए थे, तो पापा के कुछ दवाइयाँ डायलिसिस पे थे, पापा के कुछ गर्म कपड़े मेरे पास रह गए थे, तो मम्मी बोल रही थी कई दिनों से दे जा। उस दिन क्योंकि मेरे लिए तो नॉर्मल रूटीन था, नॉर्मल लाइफ, सब कुछ ठीक था, तो उस दिन मैंने डिसाइड किया मैं दे के आती हूँ, नहीं तो मैं फिर आगे लेट होता जाएगा। और सर्दियाँ मतलब ऐसे हो रही थी कि ख़त्म ही हो रही थी, और पापा को थोड़ा लगती थी ज़्यादा डायलिसिस की वजह से, उनको थोड़ा वीकनेस की वजह से और ज़्यादा चीज़ें लगती थी, तो उनकी कुछ दवाइयाँ चीज़ें मेरे पास छूटी थी, मैंने देने जाना था। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा मैं नानी के घर जा रही हूँ, ये देने बड़े पापा का, तुझे चलना, चलता है। तो उसके पास कैट थी, तो थोड़ा लेज़ी सा हो रहा था, नहीं मम्मा मैं थक रहा हूँ, मैं और जैस्पर यहीं हैं, आप चले जाओ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आप जाया करो ना, आप जाओ नानी के पास, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अंदर ना धुक हो रही थी मुझे कि इसको छोड़ के तो जा रही हूँ। फिर मैंने क्या किया, इसके दोस्तों को कॉल लगाई, 3-4 लोगों को, सोसाइटी में इसके फ्रेंड्स बने थे, तो मैंने उनको बोला कि तुम इसके पास रहना प्लीज़, तो ना थोड़ी देर ध्यान रखना इसका, मैं ना आ रही हूँ, पर तुम इसके आसपास रहना, आते जाते रहना। मतलब 4 लोग थे, चारों को बता दिया अलग अलग
कि तू जाए तो तू रही हो, तुम जाए तो तुम रहना, ऐसे ना उसको अकेला मत छोड़ना बस। ऐसे नहीं सोच सकती थी मैं कि कुछ ऐसा होगा, बट केयर के लिए कि कहीं इसको पैनिक अटैक आ गया या जी। उसको दवाई की जरूरत जी पड़ी, जी जी कुछ खाने की जरूरत, तो उसके पास कोई हो। जी। और मेरा घर ना बच्चों से ही भरा रहता था हर समय। ये मैं इंटरनेट की मम्मी तो बनी हूँ, पर मेरे पास बच्चे शुरू से ही ऐसे हैं। स्कूल में भी मेरे को बहुत प्यार करते थे, तो वहाँ पे भी सोसाइटी में ना बच्चे इसके पीछे भी बहुत आते थे मेरे पास। और कितनी भी देर रहे कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता होता था स्नैक्स यहाँ रखे हैं आंटी के घर में, ये यहाँ रखा है, वो यहाँ रखा है, सब पता होता था। तो मैंने कहा यार तुम लोग प्लीज़ देख लो कि मैं यहाँ जो कहते हाँ ठीक है। अब हुआ क्या, मैं यहाँ से गई गाड़ी में और मैंने सामान रखा पेरेंट्स को देने के लिए ये वो। अब जब मैं चला रही थी गाड़ी, पता नहीं क्यों एक अलग सा डर था कि नहीं जाना या जाना है, पता नहीं क्यों कंफ्यूजन आ रही थी कि इंट्यूशन आ जाती है, पता है पता नहीं क्यों हम ये उस होता इंट्यूशन है को। ये ना, वो एक अलग सी सेंसेशन। मैंने बहुत लोगों से कहानी सुनी है ये मुझे, और खास करके पेरेंट्स के अंदर या बच्चों में या लाइफ पार्टनर के अंदर ना, जब कुछ ऐसा होने वाला होता है ना तो एक अजीब सी घबराहट होती है। इंट्यूशन आती, पता नहीं ऐसा लग रहा था गाड़ी वापस मोड़ लूँ, नहीं जाना चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ये आएंगे भी कि दोस्त इसके कहीं छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे इसको अकेला, वो वाला डर था कि। पर ये डर नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा या पीछे से कुछ ऐसा हो जाना है, मुझे नहीं पता। ठीक है। मैं जा रही हूँ, वही देर लग गई पहुँचते पहुँचते में, मतलब मैं ऑलमोस्ट 7:30 पौने 8, मतलब 40-45 मिनट में मैं पहुँची। जी। अब मैं जब पहुँची हूँ तो हाय हेलो करी, मेरे ना 2-3 कॉल्स आ गए बीच में, एक इसकी थेरेपिस्ट का भी आया, मैम कैसा है क्या नहीं, और वही मैं प्रॉब्लम भी डिस्कस कर रही थी उनसे। तो वो 30 मिनट्स उनने ले लिए। अब वो मुझे कुछ बोल रही थी, कहती नहीं मैम, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैम प्लीज़ आप प्लीज़ राइटिंग में दो ना कुछ, मैं स्कूल को कितनी बार प्रूफ करूँ, अभी देखो 16 तारीख को उसके साथ ये हुआ है, आप प्लीज़ कुछ राइटिंग में तो दो, सो दैट आई कैन टेल स्कूल कि इसकी डीलिंग कैसे रखनी है, इसको क्या बातें बोलनी है जो ट्रिगर ना हो, क्या कैसे कर रहे हैं, आप प्लीज़ लिख के दो। थेरेपिस्ट देते ही नहीं है लिख के। एक तो ये भी बड़ा लैक है, एक ये पेरेंट्स हम लोग जाते तो हैं थेरेपी लेने, पर हमें कुछ रिटर्न में मिलता नहीं है थेरेपिस्ट से। तो वर्बली तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं स्कूल को, क्योंकि मेरा था टीचर होने की वजह से मैं ज़्यादा ईमेल नहीं खेलती थी इनके साथ, मतलब कि ईमेल से कंप्लेंट डालो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। मैं उनको मैम को वर्बली ज़्यादा चीज़ें कन्वे करती थी, जिसकी वजह से आज मुझे नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जो ईमेल के थ्रू मैंने कंप्लेंट्स किया वो मानी जा रही हैं, जो ईमेल नहीं किया, जो वर्बल किया, उसका कोई प्रूफ नहीं है। पीपल कैन डिनाई ट्रस्ट, मैंने तो ट्रस्ट किया था। अब वही था, मैं कहाँ गई पता नहीं कहाँ से कहाँ। सो आप बात कर रहे थे मैम, जो आप अपने पेरेंट्स के घर पे थे। मैं बात कर रही थी थेरेपिस्ट से कि आप लिख के दे दो एंड ऑल, वही रिक्वेस्ट चल रही थी। मतलब वहाँ भी उसी की चिंता थी, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पेरेंट्स के साथ बातें कर रही हूँ या कोई बहुत इंजॉय, कोई टाइम चल रहा है कुछ, उनके पास तो मैं 5 मिनट भी बात नहीं कर पाई थी ढंग से। फिर मैं ऑनलाइन ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी, मेरे आर्ट के ऑनलाइन सेशंस लेती थी मैं इवनिंग में, इंडिया अब्रॉड मेरे सेशंस होते, मैं बहुत बिजी रहती थी। तो वो सब मैनेज, मतलब ऐसे 1-1.5 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और मैं चाबी उठा के जा रही हूँ, पता नहीं किस किस के कॉल आने लग गए, तो अननोन नंबर थे, मैं थोड़ा कम उठाती थी। फिर मैं गाड़ी में बैठी, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं घर वापस जा रही हूँ। अब कॉल्स आ रहे हैं और मुझे नहीं पता ये किसके कॉल्स हैं, बस एक नंबर मेरे पास जो सेव था मेरे बिल्कुल सामने वाले, तो उनका कॉल आया, आरती आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं मम्मी के आई हूँ, आ रही हूँ वापसी, क्या हुआ, कितनी देर में आ रहे हो? मैंने कहा बस आ रही हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं आप आ जाओ। इसके बाद तुरंत बाद फिर एक कॉल, दूसरा कॉल, पता नहीं मेरे मुंह से पता क्या निकला, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। उन्होंने बोला, मैंने बोला इसको हॉस्पिटल ले जाओ, बिना कुछ अभी आपको पता चला, नहीं, मुझे ऐसे ही कुछ नहीं आपके मुंह पता। से निकला? मैंने कहा इसको हॉस्पिटल ले जाओ, और उन्होंने बोला ठीक है हम सर्वोदय हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, यहीं का पास का हॉस्पिटल है, आप कितनी देर में आ रहे हो? मैंने कहा मैं सीधा हॉस्पिटल ही पहुंच रही हूँ। ये कन्वर्सेशन हुई मेरी, मुझे नहीं पता वो मैंने किससे बात की, कौन था वो, मुझे कुछ नहीं याद। पता है मुझे ये लगा था अभी भी उसको वही पैनिक अटैक आया होगा, किसी ने देख लिया होगा, लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, मेंटल हेल्थ कोई समझता नहीं है, इसको शायद कोई अटैक आया है खेलते खुलते आसपास दोस्तों के साथ में या कुछ, तो लोग घबरा रहे होंगे, कुछ नहीं है। मैंने कहा अच्छा इसको हॉस्पिटल ले जाओ, पता नहीं हॉस्पिटल ही क्यों निकला मन से, और उन्होंने बोल भी दिया हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इसको।
हम इसी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप आ जाओ। मैंने गाड़ी सीधा हॉस्पिटल लगाई, याद ही नहीं है कहाँ लगाई, क्या किया, कुछ नहीं पता। बस मैं सीधा इमरजेंसी वार्ड में गई और वो लेटा हुआ था बेड पे और बहुत काम, बहुत पीसफुल था। आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, मैं सीन जितना याद कर पा रही हूँ, और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैंने कहा हाँ मैं आ गई हूँ, अब इसका ट्रीटमेंट करो आप। फिर कोई जवाब ही नहीं आ रहा इधर उधर से। मैंने कहा इसका ट्रीटमेंट करो, क्या हुआ इसको। फिर एक डॉक्टर ने हिम्मत करके बोला मैम ही इज नो मोर, इसकी आंखें बंद कर दो। आंखें खुली हुई थी उसकी, अपने हाथों से, इन्हीं हाथों से उसकी आंखें बंद की और इन्हीं हाथों से अंतिम संस्कार किया, खुद ही मैंने, क्योंकि उसके लिए पापा भी मैं थी, मम्मा भी मैं थी। तो उस वक्त आपने वहाँ हॉस्पिटल में कुछ नहीं पूछा कि क्या हुआ? बता दिया उन्होंने खुद ही, धीरे धीरे बताया सबने मुझे। पर ना मैं जब रिकॉल करती हूँ अपनी चीज़ें, अपनी बातें, ऐसा लग रहा था कि सारी बैटल, सारी जद्दोजहद रुक गई, सब ना थम गया। बहुत एक साइक्लोन था जो एक थम गया, उसको एट पीस देखा मैंने। और मैं नहीं चिल्लाई, मैं अभी जितना रो रही हूँ मैं नहीं रोई थी। मेरे को इतना आया ही नहीं आंसू, मेरे को रोना, क्योंकि मैंने उसको बहुत दर्द में देखा हुआ था और अब शांत दिख रही थी। बड़ा अलग ही था सब। तो आरवी ने खुद से ये किया? पता नहीं, वो 15, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ, पता नहीं 15 फ्लोर जाने की हिम्मत, पता है उस लिफ्ट से आज भी जाती हूँ ना मैं, अपनी सोसाइटी में रहते हुए मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ, इसलिए मुझे लिफ्ट यूज़ करना नहीं होता। जैसे कोई काम पड़ता है, अब कोई और भी तो ऊपर नीचे रहता ही है, कभी बेसमेंट में जाना पड़ता है, कभी कुछ है। अब तो बेसमेंट में पार्किंग, 3 साल पूरे मैं बेसमेंट में पार्क नहीं करने जा पाई कार अपनी, मैं बाहर लगाती थी सोसाइटी के मेन गेट के बाहर। इतने लोगों ने मुझे टोका, आरती आप बाहर लगाते हो, कार ख़राब हो जाएगी, सेफ नहीं है, ये वो। किसको बताऊँ, मुझे डर लगता है लिफ्ट में, याद आती है कैसे क्या होगा वो ऊपर लिफ्ट से, वो बटन दबाते हुए। खैर अब तो मैं यूज़ कर रही हूँ, 4 साल बाद अब यूज़ कर रही हूँ वही लिफ्ट, सब कुछ कर रही हूँ, अपने आप को हिम्मत देती हूँ, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है ना कोई मेरे पास। अब देखो ना, आरवी के जाने के बाद पापा की भी डेथ हो गई साल बाद। अब मम्मा है पीछे, मम्मा मेरे साथ रहती हैं, तो मैं टूट जाती तो मेरे डायलिसिस पे जो चल रहे थे फादर, अगर वो 1 साल और जी गए तो शायद से वो और कम जीते अपनी बेटी को टूटा हुआ देख के। मम्मी है अभी टूटूंगी तो मम्मी का क्या होगा।